तो हम एक्सप्लेनेशन में बात कर रहे थे जहां पे मैं दिल्ली में हूं और आप केरला में हो और कहा कि कस्टमर जो है वो हरियाणा में ही है, तो उसको डिलीवरी दे दो। कहाँ वो गुड्स मेरे पास आएंगे, फिर मैं जाके हरियाणा भेजूंगा। तो फिर पास के पास, दिल्ली से पास ही है हरियाणा, तो यहीं से भेज दो। तो उस केस में माना जाएगा कि क्या कि गुड्स जो है आपको रिसीव हो गए हैं। कंडीशन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। ये बात लिखी गई है पॉइंट नंबर 1 के अंदर। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन कौन है? हरियाणा वाला। एनी अदर पर्सन हरियाणा ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कौन हो? आप। आपकी डायरेक्शन में आपने कहा कि भैया इस मेरे को आप ऐसा करो, सीधा ही हरियाणा, एनी अदर पर्सन हरियाणा वाले को दे दो। तो डिलीवर टू एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एक्टिंग एज अ एजेंट और अदरवाइज। चाहे आप एजेंट हो तो एजेंट में भी कह दिया कि भैया डायरेक्टली पहुंचा दो माल। before or during the movement of goods either by way of transfer or any transfer of document of title or to goods or otherwise। ये इतना रेलिवेंट नहीं है। मेन बात जो समझने वाली है वो वहां इस प्रोविजन में ये है कि अगर आपने आपकी डायरेक्शन के हिसाब से वो किसी और को भी माल डिस्पैच करते हैं तो ऐसे केसेस में भी माना जाता है, डीम्ड हो जाता है कि जो है डिलीवरी जो है आपने गुड्स रिसीव कर ली हैं। गुड्स आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड व्हेन इट इज डायरेक्टली सेंट टू द। अगर जॉब वर्कर को भी दिए हैं, अगर ये तो कस्टमर वाली मैंने एग्जांपल ले लिया। अगर जॉब वर्कर, कई बार क्या होता है कि गुड्स आगे प्रोसेस होने होते हैं। मैंने रॉ मटेरियल भेजना था आपको, आपके लिए रॉ मटेरियल है वो, ठीक है, मेरे लिए फिनिश गुड्स होगा, आपके लिए रॉ मटेरियल। आपने वो रॉ मटेरियल कुछ प्रोसेस कराने के लिए किसी को आगे देना है। आपने जिससे प्रोसेस कराना है वो हरियाणा में है, तो आपने कहा कि मेरे पास आएगा फिर मैं आगे प्रोसेस कराने के लिए भेजूंगा, इसके बढ़िया डायरेक्ट भेज दो। तो इस तरीके से जो मूवमेंट होगी उसमें भी मान लिया जाएगा कि गुड्स जो है रिसीव हो गए हैं। और ऐसे ही सर्विसेज के केस में, कुछ मूवमेंट तो नहीं होनी, लेकिन अगर ऑन बिहाफ ऑफ कि मैंने सर्विसेज आपको देनी थी लेकिन आपने कहा कि मेरी जगह जो है ये सर्विसेज जो है मिस्टर वाई को दे दो, तो ऐसे में भी माना जाएगा कि सर्विसेज जो है आपको रिसीव हो गई है। तो यहाँ पे भी वेयर द सर्विसेज, ऊपर वाला जो गुड्स कौन सा केस था? ये वाला गुड्स का केस था। अब जब हम पॉइंट नंबर 2 जो बात करी है वहां पे सर्विसेज की बात करी है, आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। मैंने सर्विस दी टू एनी अदर पर्सन, ऑन द डायरेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। आपकी डायरेक्शन के आपने कहा कि मेरी जगह इसको ये सर्विस दे दो, तो मैंने उस पर्सन को सर्विस दे दी, तो मान लिया जाएगा कि मैंने आपको जो है सर्विस दे दी। पॉइंट नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। दो कंडीशन हमने देख ली सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की। दो कंडीशन देख ली कि टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो है रिसीव हो जाना चाहिए। और हमने उसके बाद जो है दूसरी कंडीशन देख ली कि जो है गुड्स या सर्विसेज जो है वो रिसीव हो जानी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन में आ गए हम। तीसरी कंडीशन कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41। इसको अभी हम छोड़ देते हैं। सेक्शन 41 क्या कहता है मैं अभी बताऊंगा। ये कहता है टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, अ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। जो हमारे एग्जांपल में क्या था? सीजीएसटी 9 रुपए, एसजीएसटी 9 रुपए। प्रैक्टिकली साथ साथ लिंक करके चलेंगे, ठीक है। मैंने इनवॉइस इशू किया था 100 प्लस 99 का, तो आपके पास क्या आया? 100 प्लस 99 का इनवॉइस जो आया, टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मैंने चार्ज किया, हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, has been actually paid to the government in cash or through utilization of ITC। ये जो क्लॉज कहता है, ये क्लॉज कहता है कि जो मैंने टैक्स चार्ज किया, मैंने टैक्स चार्ज किया ना, उसमें इनवॉइस में मैंने लगाया, मैंने टैक्स चार्ज किया, वो कहता है वो टैक्स जो मैंने 9 रुपए और 9 रुपए जो मैंने लगाए वो जो है गवर्नमेंट के पास चले जाने चाहिए। वो अगर गवर्नमेंट को जमा हो गए तो आपको क्रेडिट मिलेगा। मैंने जो चार्ज किया वो गवर्नमेंट को जमा हो जाने चाहिए तो आपको क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे आइदर इन कैश, चाहे मैंने वो चलान के थ्रू पे किया हो, अगर मेरे पास आईटीसी सफिशिएंट नहीं होगा तो मैं कैश से पे करूंगा, चलान से पे करूंगा, और अगर मैं आईटीसी मेरे पास होगा तो मैं आईटीसी को एडजस्ट करूंगा। यही होता है ना प्रैक्टिकली, ठीक है। अब मेरे ऊपर जो 9+9 की जो लाइबिलिटी आई, मतलब 9+9 की, मान लेते हैं हम सेम स्टेट पे ही हैं दोनों, तो 9+9 मैंने चार्ज किया होगा, तो 9+9 का क्रेडिट तब मिलेगा जब मैंने 9+9 जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा। लेकिन
अब आता है बात सेक्शन 41 की। ये कहता है, ये बात करता है प्रोविजनल क्रेडिट की। इसकी जरूरत क्यों है? मैंने रिटर्न फाइल करनी है, आपने रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न सबने फाइल करनी है, मैंने भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है, आपने भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न जब फाइल करनी है तो उस केस में मैं अपने हिसाब से अपनी सेल देखूंगा, और उस अब मेरी जो आईटीसी होगा मैं उसका क्रेडिट लूंगा, एलिजिबल आईटीसी का, और बाकी टैक्स पे करूंगा। ऐसे ही जो आपको, आप देखोगे, आप क्रेडिट लोगे और अपनी सेल देखोगे, और जो क्रेडिट लोगे जो उसके हिसाब से क्रेडिट लेके बाकी टैक्स पे करोगे, दोनों के ऊपर सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, तो ड्यू डेट्स भी एक तरीके से सेम होगी। अब क्या हुआ कि भाई पॉइंट नंबर 3 कहता है कि आपको क्रेडिट तब मिलेगा जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दूंगा। आपको क्रेडिट तब मिलेगा जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दूंगा। अब मैं तो कहता हूं भैया मेरी तो 20 तारीख ड्यू डेट है, मैं तो 20 को पे करूंगा, मैं अभी क्यों पे करूं? मैं 20 तारीख को फाइल करूंगा, मैं 20 तारीख को पे करूंगा। आप कहते हो भैया मैं लेट नहीं करता, मैं तुम्हारे काम लेट है, मेरे काम लेट नहीं है, मैं टाइम से फाइल कर दूंगा, मैं तो भैया 15 तारीख को ही अपनी रिटर्न फाइल कर दूंगा, 3B अपनी फाइल कर दूंगा। तो वो कहता है कि भैया आप जो है टैक्स पे कर दो, नो और नो। आपने मेरे को कहा कि आप टैक्स पे कर दो, नो प्लस नो, ताकि मैं क्रेडिट ले पाऊं। क्रेडिट किसने लेना है? आपने क्रेडिट लेना है वो, लेकिन कब ले पाओगे? जब मैं टैक्स पे कर दूंगा। तो मैं क्या है, मैं आराम से करूंगा, मेरी ड्यू डेट तो अभी पड़ी है, मैं आराम से करूंगा, मैं नहीं कर रहा अभी। मैं क्यों अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करूं? मैंने कहा मैं बाद में टैक्स पे करूंगा, आप अब देख लो अपने हिसाब से। तो ये तो गलत हो गया, अब आपको रुकना पड़ रहा है मेरी वजह से। तो इसलिए यहाँ पे प्रोविजनल क्रेडिट का जो है वहां पे प्रोविजन होता है, जब हम सेक्शन 41 पढ़ेंगे वहां पे बात करी गई है कि ऐसे केसेस में प्रोविजनल क्रेडिट, आप जो क्रेडिट ले सकते हो वो प्रोविजनल बेसिस पे ले सकते हो। मतलब मैंने नहीं पे किया लेकिन फिर भी आप प्रोविजनल बेसिस पे कि मैं पे कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा, लेकिन यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट। क्रेडिट जो है प्रोविजनल बेसिस पे ले सकते हो। इसलिए यहाँ पे लिखा गया सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41। यहाँ पे क्या होगा, टैक्स जो मैंने चार्ज किया है वो मेरे को एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, मुझे जो पे करना था, लेकिन मेरी वजह से आपको ना रुकना पड़े, इसलिए जो है प्रोविजनल बेसिस पे भी क्रेडिट अलाउड होता है। इसको हम डिटेल में जब सेक्शन 41 करेंगे वहां पे मैं इसकी दोबारा से याद दिलाऊंगा कि हमने जब सेक्शन 16 पढ़ा था तो वहां पे भी बात हमने इसकी करी थी। तो वहां पे एकदम क्लिक होना चाहिए कि आईटीसी की बात करी थी। वहां पे हम पेमेंट की बात करेंगे, वहां पे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अभी आईटीसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि क्रेडिट किसको लेना है, आपने लेना है। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे बात होगी, लेकिन मेरे लिए रुकना नहीं पड़ेगा, आप अपने क्रेडिट, आप जो है क्रेडिट ले सकते हो। इसलिए वो कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 यू आर अलाउड टू टेक क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पे पहले तो कंडीशन लगा दी थी। कंडीशन क्या लगा दी कि भैया टैक्स आप आईटीसी तब लोगे जब मैं पे करूंगा, वहां पे लेकिन रियायत दे दी, प्रोविजनल क्रेडिट मिलेगा लेकिन मुझे जो है पे करना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं करा तो आपको क्रेडिट अलाउड उसका नहीं होगा। गवर्नमेंट तो तभी क्रेडिट देगी ना जब उसको टैक्स मिल जाएगा। अब मैंने बताओ मैंने टैक्स पे ही नहीं किया और आपको, आपने क्रेडिट ले लिया, तो गवर्नमेंट तो दो तरफ से मारी गई कि उसको, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिला और उसको अलाउ भी करना पड़ गया। तो इसलिए जो है इसको कहते हैं प्रोविजनल क्रेडिट, प्रोविजनल बेसिस पे जो है क्रेडिट दे दिया क्योंकि मेरी वजह से, ताकि आपको नहीं रुकना पड़ेगा। इसको जब हम दोबारा लिंक करेंगे तो इसमें और क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि हम आईटीसी की बात कर रहे हैं तो मेरी वजह से आपको नहीं रुकना पड़ेगा, क्रेडिट मिल जाएगा। 3 कंडीशन हमने अच्छे से पढ़ ली। चौथी कंडीशन लास्ट रह गई, वह कहता है, वहां पे कहता है चौथी कंडीशन, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 में कौन सी रिटर्न जाती है? सेक्शन 39 में रिटर्न जाती है जीएसटीआर 3B। इस तरीके से आपको क्रेडिट मिलेगा। 4 कंडीशन, क्रेडिट कैसे मिलेगा? पहली कंडीशन टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, राइट, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या एनी अदर। उसके बाद गुड्स या सर्विसेज रिसीव होना चाहिए, हो जानी चाहिए। तीसरा, मैंने क्रेडिट टैक्स पे कर देना चाहिए। और चौथा जो है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। जब आप अपनी 3B फाइल करोगे, जब आप अपनी 3B फाइल करोगे वहां पे जो है क्रेडिट जो है आप ले सकोगे। 3B में हम क्रेडिट लेते हैं, जब सबको पता है ना प्रैक्टिकली हम 3B में क्रेडिट, जब हम 3B फाइल करते हैं
वहां पे जो है हम जो है इसका किस तरीके से जब हम अपना क्रेडिट बुक कर लेते हैं, हमारा ई क्रेडिट लेजर में हमारा क्रेडिट चले जाता है, और फिर जब हम उसको सेट ऑफ कर देते हैं अपनी सप्लाई के साथ, वो उतना पोर्शन जो है उसका डेबिट हो जाता है। प्रैक्टिकली सबको समझ आ रहा होगा क्योंकि क्या मैं कह रहा हूं, लेकिन प्रोविजन क्या कहता है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 भी हम सबने फाइल करी है, जीएसटीआर 1 हम सबने फाइल करी है। अब जो है यहाँ पे अब टाइम आ गया है कि उसको प्रोविजन, उसकी लीगल बैकिंग की बात करने का। तो चौथी कंडीशन यही कहता है कि हमें जो है रिटर्न फाइल करनी है अंडर सेक्शन 39, और अंडर सेक्शन 39 जो रिटर्न फाइल होती है वो जीएसटीआर 3B होती है। जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो वहां पे आप चौथी कंडीशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाएंगी क्रेडिट लेने के लिए। तो ये 4 कंडीशन बहुत जरूरी है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की। चारों कंडीशन है तो क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज क्रेडिट नहीं ले सकते। अब कहता है इसमें भी प्रोवाइडेड दैट लगा दिया, वैसे ही कंडीशन लगा रखी है, उसके बाद भी क्रेडिट। अब जो है मैंने कहा था ना सेक्शन 51 में स्कोप बहुत खोल दिया। अब ये क्या करेगा डिपार्टमेंट, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको कम करती जाएगी कि भैया क्रेडिट नहीं देंगे, इसमें भी नहीं देंगे। अभी क्या कहती है, 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही क्रेडिट देंगे। अब कहता है प्रोवाइडेड दैट में कहता है वेयर द गुड्स, ये वाला जो है बात है, ये वाली प्रोवाइजो गुड्स के लिए, वेयर द गुड्स अगेंस्ट द इनवॉइस आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में गुड्स आ रही हैं, इसको कैसे समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर हमने सप्लाई करना था, एक ऑर्डर जो है बड़ा सप्लाई करना था ऑर्डर। आप हाँ, मैं यहाँ पे सप्लायर बना था, हमारे एग्जांपल में मैं सप्लायर बना था ना, तो मैं सप्लायर हूँ, राइट, आप जो है रेसिपिएंट हो। तो क्या था, आपकी एक बहुत, आपकी फैक्ट्री काफी बड़ी फैक्ट्री है, राइट, और मेरे को आपने ऑर्डर दिया 1000 क्वांटिटी, 1000 पीसेस का। अब 1000 पीसेस का मेरे को ऑर्डर मिल गया, लेकिन ये जो ऑर्डर था मेरे को सप्लाई करने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे अभी लॉकडाउन खुला है, ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको सप्लाई कर पाऊंगा, एकदम से नहीं दे सकता 1000 क्वांटिटी। तो हमारे बीच में ठीक है एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, इस रेट पे जो है हम जो है मैं सप्लाई करूंगा, सारी चीजें फाइनलाइज हो गई। अब मैं जो है पहला या इसको कहते हैं 1000 टन माल जाना है, राइट, ठीक है। अब 1000 टन का माल जाना है, तो एक जो गाड़ी, एक जो ट्रक बनता है वो मान लेते हैं 100 टन का, 100 टन की गाड़ी जाती है। तो मैंने 2 मई 2021 को जो है 100 टन माल भेज दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है उसके बाद भेज दी, ठीक है, 500 टन की। इसके बाद फिर मैंने जो है फिर माल भेजा, उसके बाद फिर मैंने जो है 200 टन माल भेजा, उसके बाद फिर कितना बच गया, 200 टन, बैलेंस जो 200 टन था। ये मैंने अलग अलग डेट्स में जो है ये 2 को भेजा था। उसके बाद मान लो ये इसको 500 टन की क्वांटिटी है, थोड़ा टाइम लग गया तैयार होने में, इसको मैंने करा 20/5/2021 को, इसको मान लो 24 तारीख को भेजा, और इसको जो है 26 तारीख को भेजा। तो मैंने अलग अलग डेट्स में जो है माल भेजा आपके पास, और माल आ गया, राइट, आपके पास माल आ गया। लेकिन मैंने जो इनवॉइस बनाया, मैं इनवॉइस बनाऊंगा ना, तो मैंने 1000 टन का एक ही बार जो है इनवॉइस बनाया। 1000 टन मान लेते हैं @10 जो है तय हुआ, तो जो है 10,000 रुपये का तय हुआ, और इसके ऊपर जीएसटी लग गया जो है 900 रुपये CGST, 900 रुपये SGST लग के ये हमारा बन गया 11,800 रुपये का, ये बन गया, अब इनवॉइस बन गया। ये मैंने इनवॉइस जो है सीधा सीधा 1000 टन का बना दिया, और जो है क्वांटिटी जो है मैंने पार्शली बेचता गया, एक कुछ मैंने यहाँ भेजी 2 तारीख को, फिर कुछ मैंने अलग भेजी, फिर कुछ मैंने अलग भेजी, और मान लो कुछ मैंने ये भेजी, ये वाली मान लेते हैं लास्ट वाली मैंने भेजी 2/6/2021 को। तो यहाँ पे इनवॉइस मिल गया आपको, इनवॉइस की में भी डेट डली होगी, इनवॉइस मान लो मैंने स्टार्टिंग में ही भेज दिया आपको, 2/5/2021 को मैंने इनवॉइस बना दिया था,
क्योंकि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन हमने पढ़ लिए थे, तो हमने 2-5 को जो पहले 100 टन भेजा, उसी के साथ ही पहला वाला इनवॉइस जो है वो उसी के साथ ही भेज दिया था 1000 टन का। तो आपके पास इनवॉइस आ गया। अब हमने सेक्शन 16 भी पढ़ लिया था दोनों ने बैठ के कि सेक्शन 16 में 16(2) में जो है 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन में हमने कहा था कि पहली कंडीशन जो है टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, तो हमने देखा कि चलो भाई टैक्स इनवॉइस तो आ गया है। दूसरा हमने कहा कि गुड्स जो है आ जाने चाहिए। अब 1000 में से जो है 2 तारीख को कितने गुड्स आए थे? 100 आए थे। ठीक है, हमने कहा कि भैया 100 तो आ गए ना, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी कंडीशन थी कि अपनी तीसरी कंडीशन क्या थी कि मैंने टैक्स पे कर देना चाहिए। ठीक है, मैं भी अपने टाइम से रिटर्न फाइल कर देता था, मैंने भी टैक्स जो है वो पे कर दिया। चौथी कंडीशन थी कि जो है रिटर्न 3B जो है फाइल हो जानी चाहिए। चौथी कंडीशन जो है आपने अपनी 3B भी टाइमली फाइल करने के लिए जो है वो क्रेडिट जो है मेरा आपने क्रेडिट लेना है ना, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 कंडीशन तो पहली सेटिस्फाइड हो गई। अब बात आ गई चौथी कंडीशन की कि क्रेडिट लेने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए आप जो है ये 1000 टन का जो आपके पास इनवॉइस आया है, क्या इसका पूरा 900 जो क्रेडिट बनता है वो आप क्या ले सकते हो? अब यहाँ पे दोबारा से मैं प्रोविजन में आता हूँ कि प्रोविजन इसके लिए क्या कहता है। प्रोविजन कहता है जहां पे गुड्स जो है वो लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहे हैं, तो उस केस में जो है रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि आप जो है एंटाइटल्ड है टू टेक क्रेडिट अपॉन द रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आपके पास आखिरी इंस्टॉलमेंट आएगी उस डेट में यू आर एलिजिबल टू टेक आईटीसी। पूरा का पूरा जो इनवॉइस हमने बनाया, पूरा का पूरा 1000 क्वांटिटी का जो हमने इनवॉइस बनाया, उस 1000 क्वांटिटी के इनवॉइस का, इस पूरे के पूरे 1000 क्वांटिटी का इनवॉइस का क्रेडिट आईटीसी कब मिलेगा? उसका क्रेडिट कब मिलेगा? जब ये आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट गई। और आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट कब गई? 2 जून 2021 को गई। और ये इसका मतलब आपको मई मंथ में जो है इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे इनवॉइस का मई 2021 में 1000 टन का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा? जून 2021 मंथ में जब आप अपनी 3B फाइल करोगे, यहाँ पे ये जाके अलाउ होगा। इसलिए मैंने लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट की डेट जो है नेक्स्ट मंथ रखी, ताकि हम मंथली जब 3B फाइल करते हैं हम इसको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाए कि हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट जब जाएगी, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, तो माना जाएगा कि आपका जो ये गुड्स है, आपका जो ये गुड्स है ये रिसीव हो गया है। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि गुड्स हैज बीन रिसीव्ड। तो यहाँ पे हम ये नहीं मान सकते कि पहली इंस्टॉलमेंट चले गई है। प्रोविजन में लिखा हुआ है कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी तो माना जाएगा कि आपको जो है रिसीव हो गए हैं, और उस हिसाब से जो है आपका पूरे इनवॉइस का आप क्रेडिट जो है तब जाके ले सकोगे। तो यहाँ पे पहला प्रोवाइजो ये कहता है, इसने क्या किया? आपके आईटीसी को डेफर कर दिया, आपके आईटीसी को डेफर कर दिया कि आईटीसी बाद में लो। ठीक है, गवर्नमेंट तो ऐसे ही चाहेगी। इसके बाद क्या कहता है? प्रोवाइडेड फर्दर डेट। ये जो प्रोवाइजो पढ़ने जा रहे हो ना, अगर इस प्रोवाइजो को पहले पढ़ा है तो बहुत बार मन में ऐसी बातें होनी चाहिए कि यार ये प्रोवाइजो जो आज हमने पढ़ा, ऐसे तो ये काफी केसेस में लगेगा, इसके लिए तो दिमाग में हलचल हो जानी चाहिए कि यार ये क्या लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली तो हमने इस चीज की कभी, इतने 3.5 साल से ऊपर हो गए, मतलब अराउंड 3.5 साल से भी ऊपर ही हो गए जीएसटी आए हुए, तो इतने सालों में हमने जो है इसके ऊपर ये क्या प्रोविजन में आईटीसी की बात कर दी। अब जो है ये प्रोवाइजो बड़ा खतरनाक प्रोवाइजो है। इस प्रोवाइजो को पढ़ते हैं हम। ये प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रेसिपिएंट फेल टू पे। रेसिपिएंट, आपकी बात हो रही है, ध्यान रखो अपनी, हाँ जिसकी बात हो रही है उसको ज्यादा ध्यान रखना है। रेसिपिएंट फेल टू पे, मैंने सप्लाई करी, आपको रिसीव हो गई, आपने क्या करनी है? पेमेंट करनी है। आपने क्या करनी है? पेमेंट करनी है। अभी तक सिर्फ सप्लाई की बात आ गई थी, अब आ गई पेमेंट की बात। अब पेमेंट की बात में कहता है वेयर द रेसिपिएंट फेल्स टू पे। मैंने 1000 क्वांटिटी 10 रुपए के हिसाब से 10,000 प्लस जीएसटी लगा के इनवॉइस कर दिया, लेकिन 11,800 रुपए मुझे आना था, वो 11,800 रुपए मेरे पास नहीं आया। वो कहता है वेयर सप्लायर फेल्ड टू पे, इसको जो लाल पोर्शन है इसको अभी रहने दो, इसको अलग से अभी कवर कराऊंगा। द अमाउंट टूवर्ड्स द वैल्यू अलॉन्ग विद द टैक्स, अमाउंट कितना था? 10,000 रुपए, अलॉन्ग विद द टैक्स कितना था? 900 रुपए प्लस 900 रुपए, पेबल देयर ऑन विद इन अ पीरियड ऑफ, अब जो प्रोविजन में लिखा है इसको ध्यान से पढ़ो, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, 180 दिन के अंदर
फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या आती है हमारे एग्जांपल में 2/5/2021। एन अमाउंट इक्वल टू, अन अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना रुपए था इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितना था? एन अमाउंट, क्या लिखा है? एन अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब 900 रुपए प्लस 900 रुपए। अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट, अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट। 900 रुपए 900 रुपए का क्रेडिट ले लिया। किसने क्रेडिट ले लिया? मैंने एक इनवॉइस इशू किया, क्रेडिट ले लिया, ठीक है। तो कहता है तो जो आपने इनवॉइस का क्रेडिट ले लिया लेकिन रेसिपिएंट फेल टू पे, मेरे पास पेमेंट नहीं आई है, मेरे पास 11,800 नहीं आए हैं लेकिन क्रेडिट ले लिया, तो कहता है शैल बी एडेड, shall be added to the output tax liability along with the interest, shall be added to the output tax liability along with interest thereto in respect of such manner as may be prescribed। क्या कहना चाह रहा है? मैंने इनवॉइस इशू किया, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया 11,800, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया 11,800। आपके पास माल आ गया, मैंने कहा भाई पेमेंट उन्हें करवाता हूँ। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 4 5 6 महीने अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 180 डेज मान के चलते हैं, ठीक है। प्रोविजन में 180 डेज देखने हैं, यहाँ पे 6 महीने की लिखा हुआ 180 डेज। 6 महीने तक मेरे पास पेमेंट नहीं आई। मैं कहा यार मैंने टैक्स जो है, गवर्नमेंट तो उसी महीने टैक्स मांग लेती है, अब मैं क्या करूं, मैं 3B फाइल करता हूं, पहले टैक्स मांगती है तब जाके 3B फाइल होती है, मेरे को टैक्स पे करना पड़ गया, पेमेंट मेरी आ नहीं रही। मेरी एक साइड से पेमेंट, गवर्नमेंट को मैं 900 रुपए टैक्स पे करके आया हूँ, पेमेंट आ नहीं रही है। ना तो 10,000 रुपए आए टैक्सेबल वैल्यू और ना ही टैक्स आया जो कि मैंने गवर्नमेंट को तो पे कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपके साथ ऐसा है कि आपने टैक्स, आपने जो है, अगर आपने जो है क्रेडिट ले लिया लेकिन 180 दिन के अंदर मेरे को पेमेंट नहीं करी, क्रेडिट ले लिया 900 प्लस 900 का, यहाँ पे क्या लिखा था? अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना है? 900 रुपए 900 रुपए। अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट, किसने अवेल कर लिया क्रेडिट? अवेल बाय द रेसिपिएंट, लेकिन पेमेंट नहीं करी। तो जिसने क्रेडिट ले लिया था और 180 दिन के तक पेमेंट नहीं करी, उसके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा। उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर आपने क्रेडिट लिया था, मेरे इनवॉइस का क्रेडिट लिया था, पेमेंट नहीं करी, 6 महीने तक गवर्नमेंट इंतजार करेगी। 6 महीने बाद गवर्नमेंट आपको कहेगी भैया तूने 900 रुपए उसका क्रेडिट ले लिया, उस बंदे, उस मैंने इनवॉइस किया था तो उसने, गवर्नमेंट ने कहा कि इसने जो है टैक्स पे कर दिया था, आपने क्रेडिट ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं दी उसको। तो कहता है भैया 900 रुपए जो है, अब जो है गवर्नमेंट को कहती है मेरे को दे दे। 900 रुपए आपको देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में वो जमा हो जाएंगे 900 रुपए 900 रुपए। 900 रुपए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आपने लिया था आईटीसी, आईटीसी रिवर्स नहीं होगा। आईटीसी 900 900 लिया होगा वो रिवर्स नहीं होगा। क्या होगा? आउटपुट मतलब सप्लाई, मतलब अगर हम कहें लेमैन लैंग्वेज में तो सेल की वैल्यू में ऐड हो जाएगी, आपके परचेज को रिवर्स नहीं किया जाएगा। परचेज के टैक्स को, जो परचेज का बेनिफिट लिया है उसको नहीं कम किया जाएगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है, हो सकता है जिस महीने में 6 महीने बाद आपके उस मंथ में आईटीसी ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है आईटीसी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा आईटीसी क्यों हम देखेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, आपने 6 महीने तक पे नहीं किया, हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ही वो अमाउंट ऐड कर देंगे और साथ में 900 तो ऐड करेंगे ही करेंगे और साथ में 6 महीने का जो अप्रोक्सीमेट वही 180 दिन का, 180 दिन कह लो, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 6 महीने ले रहा हूँ लेकिन प्रोविजन में 180 दिन है, तो साथ में उस 180 दिन का इंटरेस्ट भी दोगे। 180 दिन का आपने इंटरेस्ट क्यों दोगे? क्योंकि अगर वो टैक्स, अगर वो लाइबिलिटी, अगर वो बेनिफिट जो मैंने इनवॉइस दिया था उसका बेनिफिट नहीं लिया होता वो 900 रुपए का, तो गवर्नमेंट को पे भी करे होते। तो गवर्नमेंट को 6 महीने बाद जो है वो पैसा मिल रहा है, तो 6 महीने बाद, 6 महीने का गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी साथ में मांगती है, इसलिए कहती है shall be added, shall be added
एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। रीजन मैंने बताया कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे आईटीसी को रिवर्स क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि हो सकता है उस महीने में आईटीसी ना हो। उसने कहा भैया तुम्हारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे और साथ में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भी लेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तुमने 6 महीने गवर्नमेंट का फंड जो है यूज किया है तो आपको पे भी करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसके ऊपर, इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। प्रैक्टिकली जो है अगर हम बात करें तो काफी कम लोग जो है इस प्रोविजन का कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये लॉ में लिखा गया है, इसमें कोई रियायत नहीं है। 6 महीने में अगर किसी की पेमेंट नहीं हो रही तो उस केस में क्या करना है, हमें उसकी जो है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करके विद इंटरेस्ट उसका उसको जो है पे कराना बनता है एज पर सेक्शन 16। सेक्शन 16 के प्रोवाइजो में ये बात डाली गई है। इसको इजी वर्ड में भी मैं लिख दिया, इफ द पेमेंट नॉट मेड विद इन 180 डेज, पेमेंट मेरे को नहीं मिली, देन आईटीसी विल नॉट रिवर्स। आपका आईटीसी जो 900 का आपने क्रेडिट लिया वो रिवर्स नहीं होगा, बट क्या होगा उसकी जगह आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे, आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। एज देयर में बी अ चांस दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑफ, किस लिए होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है उतना आईटीसी 900 रुपए का आईटीसी ना हो, इसलिए उसको जो है आईटीसी से रिवर्स नहीं कराया, उसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ही ऐड कर दिया। सो अकॉर्डिंगली एडेड बैक एज इंटरेस्ट ऑन सच इज आल्सो टू बी कलेक्टेड। तो इसलिए जो है उसको आउटपुट में तो ऐड कराया ही कराया, साथ में इंटरेस्ट भी जो है गवर्नमेंट ने मांग लिया। तो इसलिए ये प्रोविजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली जो है बहुत जगह इस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन ये प्रोविजन लिखा गया है और एज इट इज आज तक ये प्रोविजन जो है इसमें एज इट इज है, इसमें कोई भी जो है चेंजेस नहीं करे गए हैं। फर्दर अगले प्रोवाइजो में मूव करते हैं। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द रेसिपिएंट shall be entitled to avail a credit of the input tax liability on the payment made by him of the amount towards the value of supply of goods along with the tax payable thereon। अब क्या हुआ कि वही वाला एग्जांपल, 6 महीने बीत गए, 180 दिन बीत गए, पेमेंट मेरे को मिली नहीं, गवर्नमेंट ने कहा क्या किया, आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में उसको ऐड कर दिया और इंटरेस्ट भी आपसे ले लिया और 900 रुपए भी ले लिया। अब भैया एक आपने तो गवर्नमेंट को दे दिया 900 रुपए, अब मैं अपनी पेमेंट के लिए फोन कर रहा हूँ, हाँ जी पेमेंट का क्या हुआ, अब मैं मेरे भी देने हैं, मेरे को भी देने हैं, राइट, मैंने भी तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया ना, 900 रुपए और 10,000 रुपए वैसे लेने हैं, 10,000 प्लस 900 11,800 लेने हैं। तो वो गवर्नमेंट कहती है इस प्रोवाइजो के तहत कि अगर 6 महीने के बाद अगर जब भी आप मेरे को पेमेंट कर दोगे 11,800 की, कितने अमाउंट की, टोटल अमाउंट की जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे तो आपको जो है वो क्रेडिट जो है आपका जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया गया था, जो आपने क्रेडिट लिया था आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया गया था, वो फिर जाके आपके लिए अलाउ हो जाएगा। जब आपने मुझे पेमेंट कर दी तो आप एलिजिबल हो गए उस क्रेडिट को लेने के लिए, राइट। जब पेमेंट मेरे को गवर्नमेंट ने भी अपना उसको तो रिवर्स कर दिया, आईटीसी पहले अलाउ किया फिर आपको आईटीसी रिवर्स कर दिया, जीरो हो गई फिगर, लेकिन जब आपने मेरे को पेमेंट कर दी तो ये एक जस्टिफाइबल ट्रांजैक्शन हो गई। जस्टिफाइबल 6 महीने के बाद, मान लो 8वें महीने में आपने जैसे ही मुझे पेमेंट करी तो आप उस 8वें महीने के अंदर उस 900 का क्रेडिट ले सकते हो। ये प्रोविजन यहाँ पे डाला गया, प्रोवाइडेड आल्सो डेट में यही बात लिखा गया कि आप उसका क्रेडिट जो है ले सकते हो जब आप जो है पेमेंट जो है उसकी जो पेमेंट जो है आप मुझे कर दोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे उस 8वें महीने जो हमने एग्जांपल लिया उस मंथ में आप एलिजिबल हो जाओगे उस क्रेडिट को लेने के लिए। इसके बाद कहता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 बात कहता है वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कहां से आ गया इसमें बीच में, अब डेप्रिसिएशन को समझते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए हमने अब ये इनपुट के साथ साथ हो सकता है रॉ मटेरियल भी हो सकता है, राइट। तो एक फैक्ट्री लगाई स्टार्टिंग में, रजिस्ट्रेशन ले ली, उसके बाद क्या करा उसने जो है प्लांट एंड मशीनरी जो है ले ली। अपना वाला एग्जांपल लेते हैं ताकि जो है कोरिलेट करने में इजी हो, ठीक है। मेरे से आपने जो है मशीनरी ले ली, ठीक है, ये मशीन थी 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी 18,000 रुपए, 1,18,000 रुपए की जो है यहाँ पे मशीनरी ले ली। ये इनवॉइस आपके पास आया, इसका आप क्रेडिट ले सकते हो,
ठीक है, कैपिटल गुड्स है ये। कैपिटल गुड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन? जोन सी भी गुड्स आप अपने उसमें कैपिटलाइज कर दोगे तो वो क्या होगा, वो कैपिटल गुड्स हो जाएंगी, वो कैपिटल गुड्स हो जाएंगी। तो अब इसमें क्या कहा गया, लेकिन अगर इस कैपिटल गुड्स का, अब इसको 1 लाख को आप क्या करोगे, अपनी बैलेंस शीट के अंदर, अपनी बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट में दिखाओगे, मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू क्या दिखाओगे, 1 लाख या 1,18,000 रुपए, 1 लाख या 1,18,000 रुपए? यहाँ पे हम दिखाएंगे वैल्यू 1 लाख, क्योंकि 1 लाख इसका 18,000 का तो हम क्या कर लेंगे, आईटीसी बुक कर लेंगे। हमारी सेक्शन 16(2) की कंडीशन सारी सेटिस्फाइड होती हैं, होती हैं। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि वो जो है टैक्स इनवॉइस आ जाना चाहिए, मैंने ये इनवॉइस दे दिया। दूसरा क्या था, गुड्स जो है रिसीव हो जाने चाहिए, गुड्स या कैपिटल गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए, रिसीव होगी, मशीनरी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, टैक्स हैज बीन पेड, मैंने 18,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए। चौथी कंडीशन क्या थी कि रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग जो है आपने जो है 18,000 की क्रेडिट लेके जो है रिटर्न फाइलिंग कर ली, आप एलिजिबल हो गए, सेक्शन 16(2) की कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई, राइट, आप क्रेडिट इसका ले लोगे। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 कहता है, अगर आप गुड्स को यहाँ पे 1,18,000 की जगह अगर आप क्रेडिट नहीं ले रहे, अगर आप क्रेडिट नहीं ले रहे और आपने ये 1 लाख की जगह 1,18,000 इस बुक्स में जो है कैपिटलाइज कर दिया, अगर आपने 1 लाख नहीं किया, 18,000 का क्रेडिट नहीं लिया और आपने क्या किया, आपने 1,18,000 जो है इसका क्रेडिट ले लिया और इस 1,18,000 जो है बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, और इसके ऊपर जो है आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो है इसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। प्रैक्टिकली समझ आ रहा है ना? अब आप किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, 1,18,000 रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन ऑन 1,18,000। अगर आप 18,000 ऊपर के ऊपर भी जो है डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, अगर आप इस तरीके से जो है अपनी कैपिटलाइज कर रहे हो, तो जो है आपको जो है जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि एक साइड से आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो उस 18,000 के ऊपर और एक साइड से आप 18,000 का क्रेडिट भी ले रहे हो। तो यहाँ पे यही बात जो है प्रोविजन में लिख दी गई है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपकी बात कर रहे हैं, हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स 18,000 रुपए, हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स, मतलब 1,18,000 पे टैक्स अगर वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है तो 18,000 रुपए के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। तो यही कह रहा है, अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया टैक्स एलिमेंट पे, कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स या फिर प्लांट एंड मशीनरी, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द सेट कंपोनेंट शैल नॉट बी अलाउड। तो 18,000 का आपको आईटीसी जो है नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पे सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 कहता है। इसके बाद अगला सबसेक्शन आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जैसे हमने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की बात हमने डिटेल में करी, हमने 4 कंडीशन को जो है अच्छे से समझा, वैसे ही हमारा जो अगला सबसेक्शन आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन, आपकी बात कर रहा है, सारे सेक्शन में ही आपकी बात होगी, तो ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे आईटीसी ले सकते हो, कहाँ पे, अगर प्रोविजन में ध्यान नहीं दोगे तो आईटीसी छूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी, अलाउड नहीं होगा ऑफ एनी, किसका लेते हो आप आईटीसी, एनी इनवॉइस, डेबिट नोट, ठीक है, एनी अदर डॉक्यूमेंट भी इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है, आफ्टर द ड्यू डेट, ध्यान दो, shall not be entitled to take of the invoice or debit note after the due date of furnishing return under section 39। कौन सी रहती है ये, अंडर सेक्शन 39। अभी भी पहले भी बात करी थी हमने, जब हमने सेक्शन 2 की सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की चौथी कंडीशन पढ़ी थी, तो हमने सेक्शन 39 वहां पे भी लिखा था, तो कौन सी ये रिटर्न है, जीएसटीआर 3B। तो 3B में कह रहा है कि आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इसको उससे समझाता हूँ कि क्या इसमें कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन जो है, 2-3 तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूसेज बहुत ज्यादा है। अगर मैं इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस और अगर इसकी बात करूँ ना इंपॉर्टेंट वालों की, तो इसमें जो हमें मेनली अभी तक जो हमने पढ़े हैं, इसमें हमें सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो अब हम पढ़ रहे हैं, और इसके बाद रूल हमने जो 36 किया था, रूल 36(4) जो हमने 5% वाला बात करी। तो ये इतने ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं ना,
तो बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस, कोई भी आप वेबिनार वगैरह कोई भी चीज़ देखोगे आईटीसी के ऊपर, तो इसकी तो चर्चा उसमें इसका रेफरेंस तो होना ही होना है। तो अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये अब हम 14(4), 16(4), 16(4) जो बात करता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, ये कहता है कि आईटीसी जो है नहीं मिलेगा। एम्बिट और कम कर देता है, कहता है आईटीसी नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? कहता है सितंबर मंथ की रिटर्न, जब आप पूरा फाइनेंशियल ईयर में सितंबर आएगा तो सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट रहेगी रिटर्न की, मतलब अगर हम कहें कि अगर हम मंथली में हैं तो हम मान लेते हैं इसकी 20 अक्टूबर 2000, अगर हम यहाँ पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपका कोई इनवॉइस छूट गया, फाइनेंशियल ईयर किसी क्लाइंट ने देना भूल गया, किसी वजह से भी हमारा कोई इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 20 का परचेज का इनवॉइस था, ये परचेज का इनवॉइस था, कौन से फाइनेंशियल ईयर का? 20-21 का, ये हमसे छूट गया। इसको हम इसमें इस इनवॉइस में यही वाला वो जो हमारा इनवॉइस था उसी को रेफर कर लेते हैं कि हमारा 1000 रुपये या 10,000 रुपये, 900 11,800 का जो हमारा इनवॉइस था, ये हमारा जो था, ये इनवॉइस इसकी डेट थी 2 अप्रैल 2020। तो ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 का इनवॉइस हो गया। तो ये 20-21 का जो हमारा इनवॉइस था ये हमारा छूट गया था। अप्रैल 2020 में लेना था, ये अप्रैल 2020 में इसको कंसिडर करना था, लेकिन ये अप्रैल 2020 को किसी कारणवश रह गया और पूरे साल उसका क्रेडिट लेना ध्यान ही नहीं रहा। अब क्या करें? अब इसका क्रेडिट हम कब तक ले सकते हैं इस इनवॉइस का? वो कहता है इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पे, इस फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? ये 31/3/21 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की, मतलब सितंबर 21 मंथ की रिटर्न की, मतलब 3B की जो ड्यू डेट रहेगी, जो हमने एग्जांपल में क्या ली, 20/10/2021 हमारी ड्यू डेट रहेगी। इस ड्यू डेट तक ही हम इस इनवॉइस का क्रेडिट ले सकते हैं। प्रोविजन यही कहता है कि जोन से फाइनेंशियल ईयर का आपको क्रेडिट लेना है, उसका वो आपका इनवॉइस छूट गया तो उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट, इसमें ड्यू डेट ध्यान रखनी है। ये नहीं है कि ये वाली जो ड्यू डेट, ये वाले जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हो, ये आप 30/10/2021 को फाइल कर रहे हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप विद इन ड्यू डेट फाइल कर रहे हो, 20 तारीख या उससे पहले फाइल कर रहे हो, तो इसका क्रेडिट जो है आपको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ वहां पे वर्ड यूज करा गया है ड्यू डेट सितंबर मंथ की, क्योंकि ये हर साल होगा, क्योंकि हमने एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल ईयर 20-21 लिया, तो ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ड्यू डेट जो है वो बन जाएगी 20/10/2020 बन जाएगी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की। तो इस तरीके से जो है जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल की सितंबर मंथ की 3B की ड्यू डेट जो है आखिरी डेट हो जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट लेने के लिए। दूसरी कंडीशन, सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है, इसमें 2 कंडीशन है। दूसरी सर कंडीशन इसमें हाँ, ये सितंबर के पहले भी ले सकते हैं? हाँ पहले ले सकते हो, कभी भी लो, पूरे फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ले सकते हो, सितंबर मंथ तक, इस डेट से पहले कभी भी ले सकते हो। 2 अप्रैल 2020 का इनवॉइस था, 2 अप्रैल 2020 के बाद 20 अक्टूबर 2021 के बीच में कभी भी ले सकते हो। जब आपको वो इनवॉइस मिल गया, आप एलिजिबल हो इनवॉइस का क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन सेक्शन 16(2) की कंडीशन सारी सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए, रूल 36(4) की कंडीशन सारी सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। इसलिए मैंने मार्क करा दिया था अभी यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट सेक्शन किस लिए बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए ही बन जाते हैं क्योंकि कभी भी जब हम क्रेडिट ले रहे हैं तो इनकी कंडीशन तो हमें देखनी ही देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है चारों, वो 4 कंडीशन सेक्शन इसमें 16(2) में है, ये सेटिस्फाइड हो रही हैं। रूल 36(4) जब हम क्रेडिट लेंगे उस मंथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारा ऑलरेडी एलिजिबल क्रेडिट कितना आ रहा है, उसका मैक्सिमम 5% तक ही क्रेडिट ले सकते हैं, सिर्फ 5% तक ही क्रेडिट ले सकते हैं। अब मान लो कि ये अप्रैल वाला जो इनवॉइस था, ये हमें बाई चांस